पेपर 2023, 2022 और 2021, है ना, तीनों पेपर हो गया है। आज हम करने वाले 2020। 2020 में एक ही बार पेपर हुआ था, नवंबर में हुआ था 2020 में, ठीक है, कोरोना का टाइम था। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है? गुरु गुण, ठीक है, तो सर किन वो प्रकृति के लिए पित्ताजी एवं कफज लाभप्रद? पित्ताजी व कफज नहीं, फिर से बताइए। गुरु गुण को क्या कहेंगे? गुरु गुण यानी भारी होता है, गुरु गुण ये भारी होता है, तो भारी मात्रा किसमें होती है? ओके, ठीक है। तो सर ये तो फिर वात, हाँ, कफज वाले में होना चाहिए था ना सर फिर तो वातज कफ एवं कफज होगा। सेकंड सेकंड सर। कपच, ठीक है, कपच क्योंकि भारी है कपच। अब भूत और जल से बना, मतलब पृथ्वी और जल से बना है, तो कपच तो नहीं होगा, भारी गुण है। क्योंकि इसमें लाभप्रद बताया गया है ना, गुण, गुरु गुण, तो भारी किसके लिए होना चाहिए? जो हल्का है उसके लिए लाभप्रद होना चाहिए। तो हल्का क्या है? सर थर्ड ऑप्शन आ गया सर तब तो। हाँ, थर्ड ऑप्शन आ गया ना, दोस्त प्रकृति तो आएगा ही नहीं। चलो देखो, आप अब नहीं, क्या ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारे को, ठीक है, और आगे क्वेश्चन आने वाला है इसी तरीके से। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा आपको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे अच्छे से करूंगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना उसको, ठीक है, बाकी बाद में क्वेश्चन आने वाले हैं तो फिर आप लगा सकोगे, है ना। देख लीजिएगा इसमें त्रिदोष के लक्षण, ये जो लक्षण दिए गए हैं ना, ये सभी को याद होने चाहिए। और आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि विपरीत गुण वालों को देना लाभप्रद होता है। मतलब जैसे वात है, ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे कि वात है, अभी इसका गुण जो है रुक्ष है, ठीक है, रुक्ष है, तो ये जो कफ प्रकृति वाला है, ठीक है, कफ प्रकृति वाला देना चाहिए वात वाले को, वात वाले को कफ कफ प्रकृति वाला देना चाहिए, और कफ वाले को वात देना चाहिए, मतलब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसके पहले गुण लक्षण देख लेते हैं। वात के जो लक्षण है वो है रुक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल, विशद और खर। यह श्लोक में दिया गया है, 3, 4, 7, सातों के आपको नाम याद होने चाहिए। मेनली आप रुक्ष तो पता होगा आप लोगों को, रुक्ष, शीत, लघु और सूक्ष्म, यानी हल्का रहता है सूक्ष्म, ठीक है, और चल, वात कैसा रहता है? चल चल रहता है ना, चंचल, ठीक है, चंचल रहता है, चल। तो ये तो आप लोगों को 5 तो याद होनी चाहिए, और पांचों में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पित्त। पित्त कैसा होता है? उष्ण होता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। तीक्ष्ण भी होता है, ठीक है, अम्ल, अम्ल होता है, ठीक है, कटु थोड़ा सा गुण रहता है, कटु का भी, ठीक है। तो ये जो बताए गए हैं कितने, 3, 6 और 7, तो ये जो 4 है मेनली उनको याद रखना है आप लोगों को। फिर है संस्त्रे संस्त्रेय, ठीक है, ये संस्त्रेय है, द्रव्य है, सर है। कब देखिएगा, कब में गुरु तो हमने देख लिया, शीत ठंडा, है ना, ये भी शीत है, वो भी शीत है, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको डाउट में रखिए, मैं बाद में देख करने के बताऊंगा आप लोग। नहीं, ये जब जो शीत, शीत मतलब ठंडा होगा तो कफ होगा। हाँ ठंडा होगा, ये चीज ठंडा वाला तो होगा ही, लेकिन दोनों में दी है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे, हाँ, ये शीत वाले को। नेक्स्ट है गुरु, और सॉरी मुर्दु, ठीक है, मंदा, मुर्दु यानी मंद टाइप। स्निग्ध, स्निग्ध होता है कफ, मधुर भी होता है, स्थिर, स्थिर चंचल नहीं होता, स्थिर होता है, और जो वात वाला है वो चंचल होता है, ठीक है, और पिच्छिल, पिच्छिल टाइप का होता है। तो ये आप लोगों को गुरु अभी था ना, गुरु, गुरु गुण वाले, ठीक है, ये कफ माता, ठीक है, तो पित्त और वात के लिए अच्छा रहेगा, ये दोनों के लिए। तो गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध और मधुर और स्थिर, ये तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट है ये। इसमें देखिए देश, मात्रा, काल के आधार पर विपरीत गुण वाली औषधियों से
विकारों की निवृत्ति होती है। देश काल मात्रा आयुर्वेद के अनुसार है, देश काल मात्रा, देश मात्रा काल के अनुसार विपरीत गुण वाली औषधियों से विकारों की निवृत्ति होती है। विपरीत गुण वाला दिया जाता है, ठीक है। वात बढ़ गया है तो कफ और पित्त देंगे, है ना। पित्त बढ़ गया है तो कफ और वात की दवा देंगे, और कफ बढ़ गया है तो वात और पित्त देंगे, है ना। और ये जो वात पित्त कफ, सिंपल सी ट्रिक है। पहले वात आता है, फिर पित्त आता है, और फिर कफ आता है। किस तरीके से आता है? आकाश, पांचों महाभूत है, आकाश, फिर उसके बाद वायु, है ना। तो आकाश और वायु से क्या बना है? वात बना है, ठीक है। फिर आएगा, हाँ, फिर आएगा अग्नि, अग्नि, और फिर आता है जल, है ना, जल। तो अग्नि और जल से क्या बना है? पित्त बना है। क्या बना है? पित्त बना है, पित्त बना है, हाँ, ध्यान रखना। ये इसी तरह से सीक्वेंस है, ठीक है। फिर आएगा पृथ्वी, है ना। तो पृथ्वी और जल से क्या बना है? कफ बना है। क्लियर हुआ अभी? वात पित्त कफ। तो देखिए, जिसमें जैसे पृथ्वी और जल, जैसे हम इसमें छठा रस आते हैं ना, आगे क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को अभी के लिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से वात पित्त कफ उत्पन्न हुए हैं। आकाश और वायु से वात, और अग्नि और जल से पित्त, और जल और पृथ्वी से कफ उत्पन्न हुआ है, ठीक है। चलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? बताइए, चलो बोलिएगा, बोलिए। ठीक है सर, मैं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यासियों की अध्यापन विधियों के अनुसार, अध्यापन विधियां बताई गई है। इनके अनुसार आसन के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में स्वस्थता। तो आसन के अभ्यास से निश्चल खिंचाव और पेशियों में तान आता है। खिंचाव और पेशियों में तान कौन से आसन से आता है? संवर्धनासन। थर्ड संवर्धन, थर्ड ऑप्शन। तो ये तो बहुत इजी था, खिंचाव और पेशियों में स्वस्थता, संवर्धनात्मक, ठीक है। इसमें यौगिक अभ्यासों के 6 बताए गए यौगिक अभ्यास, ठीक है, 6 बताए गए हैं। पहले नंबर पर ही आता है आसन, और उसमें तीनों का वर्गीकरण किया है, ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक, ठीक है। ये तीनों का वर्गीकरण किया है, 4 का नहीं दिया है, ठीक है, 3 का। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, देखिए। वशिष्ठ संहिता के अनुसार, लेकिन ट्रिक से इसको बहुत इजी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के स्थान 7 कौन से ग्रह चलते हैं वायु और अग्नि तत्व के साथ? ये वायु तत्व है और ये अग्नि तत्व है, इनके साथ कौन से ग्रह चलते हैं? तो बताइए, वशिष्ठ संहिता के अनुसार। सर अग्नि का तो शुक्र और मंगल है। अग्नि का शुक्र और मंगल है, हाँ, ठीक है, हाँ, शुक्र और मंगल है, गुड। वायु का गुरु और राहु। जी, पहला ऑप्शन। ओके, ए और गुरु बी और राहु, दोनों सही। सही, ए और बी सही। देखिए, इसका सिंपल सा ट्रिक है, मंगल और शुक्र, ये तो मंगल यानी लाल टाइप रहता है ना, और शुक्र यानी सूर्य के नजदीक रहता है ना। तो ये अग्नि तत्व से होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये गुरु और राहु वायु तत्व है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैंने बनाया है, सारे का बनाया, ठीक है। वायु जो है ये तत्व गुरु और राहु के साथ, ठीक है। तो वायु में गुरु और राहु होता है, दोनों में होता है, ठीक है, ये ट्रिक है, दोनों में होता है गुरु राहु। अग्नि, अग्नि देखिए, अग्नि में शुक्र और मंगल ये पास होता है, शुक्र सूर्य के पास होता है, अग्नि के पास, है ना, शुक्र, और उत्तेजना होता है, और मंगल यानी लाल होता है, लाल ग्रह होता है। तो इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी, पृथ्वी से क्या है? बुध और रवि, ये सबसे पास होते हैं, इसके पास होते हैं पृथ्वी के, ठीक है, बुध और रवि, तो सबसे पास, ठीक है? पृथ्वी से। जल से देखिए, जल से क्या होगा? चंद्र ठंडा है ना, चंद्रमा, सूर्यमा, तो चंद्र है ना, चंद्र ठंडा होता है, और शनि, शनि भी ठंडा होता है, तो ठंडे से ठंडे, जल से ठंडा, ठीक है। और आकाश से कोई ग्रह स्थान नहीं है, मतलब आकाश में, आकाश जो तत्व है उनमें कोई ग्रह का स्थान नहीं है, ठीक? तो वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। देखिए, देखिए इसमें अब आप लोगों को कैसे सीक्वेंस में रखना है, सीक्वेंस से भी याद रख सकते हो ना,
तो पहले आप पृथ्वी को बीच में रख देना है, ठीक है। पृथ्वी को रख दिए तो पृथ्वी के नीचे क्या है, जल, यानी जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो नीचे से पकड़ना है आप लोगों को। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वायु और आकाश, आकाश को नीचे करना है, फिर वायु, आकाश से क्या हुआ, वायु उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर जल, जल से किसकी उत्पत्ति हुई, सॉरी, ऊपर से फिर नीचे आना है। पहले नीचे से ऊपर आना है, आकाश से वायु की हुई, फिर ऊपर से नीचे आना है, यानी अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और बीच में पृथ्वी को रखना है। इस तरीके से आप सीक्वेंस ऐसे भी बैठा सकते हो, और फिर ये चीजों को सीक्वेंस में कोई ट्रिक बनाकर भी याद रख सकते हो। किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। ये तो एक next बार और बता देंगे सर? और एक और बार बता देते हैं। सर ये योग वशिष्ठ में क्या पृथ्वी को बीच में रखा गया है क्या ऐसे? नहीं, ये ग्रह के अनुसार है ना। अच्छा अच्छा, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है ना। हाँ ये हाँ सीक्वेंस मतलब यही सीक्वेंस है, ये जैसा आपने बताया यही सीक्वेंस इसमें बताया गया है। हाँ हाँ, एक बार आप लोग देख अच्छा, लीजिएगा, लेकिन ये सीक्वेंस है, ठीक है। नहीं तो, नहीं, मुझे लगा कि आप कोई ट्रिक बता रहे हैं इसका याद करने का। अच्छा ये हाँ, सीक्वेंस ही है। ये सीक्वेंस है, और ट्रिक मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसे सीक्वेंस से रख सकते हो ना याद कभी अच्छा पूछ अच्छा लिया जाए, ऐसे भी पूछता है तो अच्छा अच्छा, इसलिए आप लोग को एक आइडिया बता रहा था, ठीक है। ओके ओके सर। वायु, ये दोनों में होता है गुरु और राहु, ठीक है, गुरु और राहु, ये वायु में होता है दोनों। अग्नि, सूर्य के पास शुक्र होता है, और मंगल होता है, मंगल यानी लाल होता है, ठीक है। तो, तो अग्नि से पृथ्वी, बुध और रवि इसके पास होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। जल, जल ठंडा होता है, तो चंद्र भी ठंडा होता है, और शनि भी ठंडा होता है, और आकाश में कोई ग्रह स्थान नहीं होता है। ये दाया बाजू है, दाया, ठीक है, ये बाया है, ऐसे ये भी ध्यान रखना है आप लोग को। बाया इस तरीके से, बाएं भाग में ये सारे ग्रह हैं, गुरु शुक्र बुध और शुक्र, सॉरी चंद्र, और दाएं भाग में राहु मंगल रवि और शनि, ऐसे भी पूछ सकता है। इतना डिटेल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखने के लिए, मतलब याद रखना जरूरी है ना। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। प्रायोगिक शिक्षण में बताइएगा, पहले हम कौन सा बंधन लगाते हैं? मूलबंध, अंदर बंद, मूल बंध, मूल बंद, जालंधर बंध, मूल उद्यान जलंधर करते हैं। मूल बंध लगाते हैं, ओके, मूल हाँ। बंध, मूल जालंधर उद्यान, फिर महाबंध। फोर्थ ऑप्शन सर। मूल तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सर। फोर्थ ऑप्शन ए, हाँ चलो, ओके 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 ओके, फोर्थ ऑप्शन है। पहला आएगा मूल, दूसरा आएगा जालंधर, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखना, पहले मूल बंध लगाएंगे, उसके बाद जालंधर लगाएंगे, तो वायु किधर भी नहीं जाएगी, यानी प्राण ऊपर नहीं जाएगा और अपान नीचे नहीं जाएगा, है ना। तो फिर जो समान वायु उड्डयन बंध लगा सकते हैं ना, समान वायु को इनबैलेंस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि समान वायु के पास आ गया प्राण और अपान, ठीक है। जब उड्डयन बंध लगाते हैं, ठीक है, अब उड्डयन बंध लग गया तो महाबंध, यानी तीनों बंध लग गए, है ना, मतलब लास्ट में महाबंध, तीनों बंध लग गए, ठीक है। इसमें तो एक वो चीज और ध्यान दे सकते हैं सर, जैसे तीनों को मिला करके ही महाबंध हो जाता है ना सर। हाँ हाँ वही, हाँ तो महाबंध तो तीनों को मिल गया, तो लास्ट में डी दिया हुआ, तो ऑटोमेटिक डी एक में ही दिया है, तो सही हो गया हाँ सर। हाँ, ये तो सिंपल दिया है, ठीक है, मतलब बेसिक समझने वाले को बहुत अच्छा, हाँ हाँ कोई बेसिक समझ गया तो निकाल सकता है। हाँ, चलो ठीक है, हाँ क्लियर है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार मिलान करना है। इसमें 6 आधार बताए गए, 16 पहला आधार क्वेश्चन बताए। छूट गया सर, बाकी को 4 क्वेश्चन छूट गए सर ऊपर। अरे सॉरी 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 सॉरी, ऊपर ऊपर है। अच्छा वो बताया आपने सर, हाँ चलो। श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में दिया गया है? 13। हाँ 13, त्रयोदश, ओके गुड। चलो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला पुरुष, है ना। तो क्षेत्र में 24 तत्व बताए गए हैं, जो सांख्य दर्शन के सेम है, ठीक है, ध्यान रखना। मूल प्रकृति
और सबको पता है बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन, और क्या आएगा, और 5 तन्मात्रा, ठीक है, इंद्रियों के विषय यानी तन्मात्रा। ये मिलाकर 24 तत्व हो जाते हैं। ये बोला जाता है क्षेत्र, ठीक है। इस शरीर को बोला गया है क्षेत्र, हमारे शरीर को, ठीक है। और शरीर, हमारे शरीर को जो जानने वाला है पुरुष, उसको बोला गया है क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र कैसा है, जड़ है, विकारी है, क्षणिक है और नाशवान है। और क्षेत्रज्ञ कैसा, नित्य है, चेतन है, अविकारी है और अविनाशी है। योग का लक्ष्य क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। कैवल्य प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति। किसी किसी को लगेगा कि ईश्वर प्राप्त, ईश्वर साक्षात्कार, ठीक है। मतलब जब स्टार्ट, वो ईश्वर परिधान हो गया ना सब होता। क्या बोल रहे हैं सब? ईश्वर साक्षात्कार ईश्वर परिधान हो जाता है ना। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी लगता है ना कि ईश्वर ईश्वर है करके, ईश्वर साक्षात्कार। लेकिन जो योग के स्टूडेंट है तो उनको भली भांति पता है ना, कि केवल्य की प्राप्ति, मतलब जो जानकार नहीं है अच्छे से, वो डायरेक्ट ईश्वर साक्षात्कार लगा देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मिलान करना है। आप लोग तो अभी पढ़े हैं, मतलब पढ़ लिए, सर ने रिवीजन करवाए थे ना, प्रमुख उपनिषद सर कभी ए अच्छे से हो। आंसर, हाँ, तो किसमें क्या बताया गया है, ऐतरेय उपनिषद में क्या बताया गया है, बताइए। ए, सिर्फ ए वाला ठीक है। ब्रह्म की अवधारणा। ब्रह्म की अवधारणा, और प्राण और रई, प्रश्नोपनिषद। 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 और पंचकोश की अवधारणा, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तरीय, ऐतरेय उपनिषद। और कर्मनिष्ठा की अवधारणा, ईशावास्योपनिषद। सर ए कर्मनिष्ठा की वाला अवधारणा, ठीक ईशा। है। तो आंसर क्या है, ए सही है ना। यस सर। श्री की ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राणवायु के प्रधान निवासन, अभी सर ने पढ़ाया, जस्ट अभी। सर ये पैर का अंगूठे वाला पैर शब्द का है अंगूठा। पैर का अंगूठा, नाभि मंडल और हृदय। नाभि मंडल और हृदय, सब पहला वाला। गुड गुड। अच्छा हुआ आपने सही दिया, ठीक है, क्योंकि अभी सर ने पढ़ाया था, ADE। ऑप्शन 3। बाकी भी देख लेते त्रिशुक ब्राह्मण उपनिषद में, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। प्राण का जो स्थान बताया गया है, मुख, ठीक है, मुख भी है, नासिका का मध्य भाग, हृदय, नाभि और पैर का अंगूठा। इसका जो कार्य है वो आमाशय में जल, अन्न, रस एकत्र करता है, ठीक है, पेट में जल, अन्न, रस एकत्र करता है। अपान का स्थान कहाँ पर है, गुदा, मेढ्र, जंगा और घुटना। कार्य क्या है, मल मूत्र विसर्जन करता है। समान वायु संपूर्ण शरीर में होता है, ठीक है। ये देखिए, ज्यादातर हम व्यान वायु को देखते हैं कि संपूर्ण शरीर में, लेकिन समान वायु दिया गया है किसमें, त्रिशुकी ब्राह्मण उपनिषद में। ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्या करता है, शरीर का पालन पोषण करता है, क्योंकि सभी संपूर्ण शरीर में है। उदान वायु, हाथ पैर सभी संधि जोड़ में है। संधि जोड़ में कौन सा वायु है, उदान वायु है, ठीक है। ये कंठ में नहीं है, ठीक है, त्रिशुकी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार। और इसका जो कार्य है वो प्राण नभोगामी यानी ऊर्ध्वगामी करता है। उदान है ना, ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर। व्यान, व्यान का स्थान क्या पर है, छोत्र, जंघा, कमर, एडी, कंधे, ठीक है, गले में व्यान का स्थान। और प्राण अपान वायु का कार्य संपूर्ण करता है, प्राण अपान वायु की कार्य संपन्न करता है। अब उपप्राण देख लीजिए, 10 प्राण बताए गए थे ना। उपप्राण ये क्या है, त्वचा और अस्थि में है सभी उपप्राण, त्वचा और अस्थि में है यानी हड्डी में है, बोन में है, ठीक है। नाक क्या करता है, डकार लेता है। कुर्म उन्मीलन यानी नेत्र को पलक झपकना, उगड़ना, ये काम करता है कुर्म। क्रिकल भूख प्यास, क्रिकल है ना। और देवदत्ता निद्रा, देवदत्ता सोता है। और धनंजय मूर्त शरीर की शोभा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार मिलान करना है। षोडश आधार बताए गए हैं द्वितीय अध्याय में, तो मिलान करिएगा। पादांगुष्ठान कितने नंबर का स्थान है ये, पंचदश। पादांगुष्ठान, ये तो सिंपल है। पादांगुष्ठान पैर का अंगूठा। हाँ प्रथम, एक मिल गया, शायद हो गया, ठीक है, चौथे में ही दिया गया है।
दिख रहा है ना। नाभि का कौन सा बताया गया है, चौथे नंबर का छठम, ठीक है। 6 नंबर का है नाभि, और तालु है ये, तालु, तालु दशम, ठीक है, 10वां स्थान। भ्रूमध्य, भ्रूमध्य है द्वादश यानी 12 नंबर का, और ललाट, ललाट है पंचदश यानी 15 नंबर का। 16 आपको नाम दिखा देता हूँ, 16 आधार के नाम। नीचे से ऊपर आना है कभी भी हो। पहला है पाद अंगुष्ठान, फिर आएगा मूलाधार आएगा, ठीक है, मूलाधार। उसके ऊपर फिर गुदा द्वार आएगा, फिर लिंग आएगा उसके ऊपर ओडियान आएगा, ओडियान ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, ओडियान, ठीक है। नाभि, उसके ऊपर हृदय, फिर कंठ, घंटिका, तालु, 10 नंबर का तालु, 10वां द्वार भी बोला जाता है इसको, ठीक है, योग राज उपनिषद के अनुसार तालु 10वें नंबर पर है। जीवा, भ्रूमध्य, नासिका, नासामूल, ललाट, ब्रह्मरंध्र, ये ऊपर ऊपर आ रहे हैं हम, ठीक है? इस तरीके से आप सीक्वेंस बनाकर याद रख सकते हो। चलो, पादांगुष्ठान, मूलाधार, लिंग, उड्डयन, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जीवा, भ्रूमध्य, नासिका, नासामूल, ललाट, ब्रह्मरंध्र, इस प्रकार ये से। नासा मूल क्या है? हाँ? नासा मूल उसका जो मूल जो ये है ना, जो पेड़ का जो जड़ रहता है ना, जड़ जैसे पेड़ का जड़ रहता है, उसी तरह से जो नासिका है उसका मूल रहता है, यानी स्टार्टिंग वाला भाग। नाक, नाक का? हाँ, अग्रभाग नहीं, अग्रभाग नहीं, अग्रभाग यानी ऊपर वाला हो जाएगा। जो जड़ होता है ना, जैसे पौधा का जड़ होता है, नीचे वाला जो मेन, जिससे पौधा ऊपर आता है ना, पेड़ ऊपर होता है, उसी तरह से नासामूल। डाउट है क्या फिर भी? बताइए, और किसी को डाउट हो तो। समझ गया। इसको फेरिंग्स जैसे सोच सकते हैं। दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है वो नासामूल है। और जो उसके ऊपर जो मतलब सामने वाला जो ऊपर वाला है ना, वो तो अग्र है, सबको पता ही है। नहीं, भ्रूमध्य नहीं, थोड़ा नीचे। हाँ, नहीं भ्रूमध्य नहीं बोल रहे ना हम, जो नहीं। अग्र वाला, नासिका का जो अग्र है ना, वो तो अग्र बोलेंगे, और जो नासामूल यानी उसका जो हाँ, पहला अग्रभाग तो लास्ट, जहाँ से हम सांस लेते हैं वो अग्रभाग हो गया, लेकिन मूल स्थान जहाँ दोनों आंखों के बीच में है, आंखों के जहाँ पर कोने जहाँ मिलते हैं, जहाँ पर वो नासिका हाँ। नासिका का उसको बोला जाता है। सिंपल है ये क्वेश्चन, बताइए। योग एक चिकित्सा पद्धति है, मिलान करना है। थर्ड ऑप्शन, भ्रामक धारणा। हाँ, भ्रामक धारणा, हाँ चलो। नियंत्रित निश्वसन, निःश्वसन, रेचक है ये तो ना, रेचक। और मन की वृत्तियों का नियंत्रण किसे करते हैं? ध्यान, ध्यान। ध्यान करते हैं। और योगिक अभ्यासों का स्वरूप मनोकायिक होता है, ऐसा स्वरूप होता है, मनोकायिक होता है। तो सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए 11 नंबर में, मेवों में उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। ये जो दिया गया है निम्नलिखित मेवे, ये मेवे दिए गए हैं ना, इनके अनुसार जो वसा की प्रतिशत मात्रा है उनके अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, जिसमें ज्यादा वसा पाया जाता है उसको लेना पड़ेगा पहले। किसमें ज्यादा वसा पाया जाता है? सर 3 नंबर आंसर है इसका। सर सबसे ज्यादा काजू और मूंगफली में होता है। काजू में मूंगफली सबसे ज्यादा है। मूंगफली सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली, काजू, मूंगफली, अखरोट, काजू। अखरोट, अखरोट दिया है, अखरोट, एक मिनट देख लेते हैं। अखरोट, घटते क्रम में लिखना है तो बी पहले आएगा, फिर अगर अगर मूंगफली में जाता है तो। हाँ, लेकिन अखरोट में है, अखरोट, काजू, मूंगफली, बादाम, इस तरीके से आएगा, 4 नंबर आ जाएगा ये अखरोट में वसा। अखरोट, काजू, अखरोट, काजू, मूंगफली, हाँ बादाम। ये सही है, ये सही है। सबसे ज्यादा अखरोट में होता है। अखरोट में, ठीक है। देखिए, अखरोट, काजू, मूंगफली और बादाम। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुखों से निवारण है ना, हमने किया था एक्सप्लेन इसको। अब बताइएगा का विशिष्ट साधन क्या है? दुखों को वर्णन किया था हमने।
सर ये फोर्थ वाला व्यक्त अव्यक्त ज्ञान। हाँ, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान, विज्ञान। तो हमने दुखों को एक्सप्लेन किया था, त्रिदुखों को, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ठीक है। इनका जो साधन है इनको निवृत्ति करने का, वो है व्यक्त अव्यक्त ज्ञान। व्यक्त यानी क्या होता है, जो व्यक्त हुए हैं, जो 24 बताए गए थे ना तत्व, महन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्र, पंचमहाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, है ना ये। और अव्यक्त यानी मूल प्रकृति होती है, ज्ञान यानी पुरुष होता है, ठीक है। देखिए महत आदि तो बताए गए वो व्यक्त है, 23 है, और अव्यक्त मूल प्रकृति है, और ये जो ज्ञ है ये पुरुष है, आत्मा है। मनोन्मनी अवस्था, सॉरी मनोन्मनी की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है? सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना में। सुषुम्ना नाड़ी। देखिए यज्ञ में बताया गया है, अट पृथ्विका में, और समाधि के पर्यायवाची कितने बताए? 16 बताए ना। हाँ, तो 16 में मनोन्मनी का नाम आता है, मनोन्मनी का 16 में नाम आता है। तो ये समाधि की स्थिति है, तो समाधि की स्थिति में किस में बहेगा? सुषुम्ना नाड़ी में बहेगा। इडा पिघला त्याग दिया जाता है ना, इडा पिघला को त्याग दिया जाता है, और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार इडा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वर्णा। 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 वर्णा इडा नाड़ी का है, और पिंगला नाड़ी का 80। चित्र हाँ। उनके दोनों के बीच वाले जो वाराणसी है, हाँ, है ना, उस वो स्थान किसका है? केदारनाथ का है, शिव का स्थान है। उसमें संगम करने से पापों से मुक्ति होती है ना। चलो हाँ त्रिवेणी देखिएगा, त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम, हाँ। ईड़ा देखिए करना है, पिंगला 80 है, और सुषुम्ना वाराणसी है ना। और ईड़ा को गंगा बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है। गंगा यमुना सरस्वती ये त्रिसंगम है, त्रिवेणी संगम बोला जाता है इसको। गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। और जो चित्रा नाड़ी है वो शिव की प्रिया है, प्रिय नाड़ी, है ना। चित्रा नाड़ी जो है ये शिव की प्रिय नाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या? हमने यह करवाया था क्वेश्चन, वशिष्ठ संहिता के अनुसार भ्रूण हत्या। प्राणायाम प्राणायाम प्राणायाम। हाँ ध्यान आता ना, पाप से मुक्ति होती है। हमने बोला ना भ्रूण हत्या, तो ट्रिक बताई थी, ट्रिक लिखा था उसमें, भ्रूण पत्ता, भ्रूण ओमकार प्राणायाम, कुछ ऐसे लिखा था हमने, ठीक है। नहीं, भ्रूण पत्ता करके, ठीक है, प्राणायाम, ठीक है। देख लेते इसको क्या चीजें थी। हाँ, अष्टांग योग बताया गया था, बहिरंग और अंतरंग, ठीक है। ये तृतीय अध्याय में बताया गया है, प्राणायाम और प्रत्याहार। ओमकार प्राणायाम है, अ पूरक कुंभक रेचक, और 16 64 32 संख्या देखिए, ध्यान रखना 16 64 32। एक मिनट इसका जो लाभ दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले। हाँ, ये जो लाभ है, 1 मास में भ्रूण हत्या जैसे पापों से मुक्ति होती है, यही क्वेश्चन आ गया था, है ना अभी वाला। और नरक से मुक्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है, और तारक है समुद्र सागर से पार होने का, है ना, तारक है। ओमकार प्राणायाम तो हमने ट्रिक बनाई थी, भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम, भ्रूण पत्ता ओम प्राणायाम। भ्रूण यानी भ्रूण हत्या जैसे पापों से मुक्ति होती है, भ्रूण, भ्रूण, ठीक है। भ्रू सिर्फ भ्रू, और न से नरक से मुक्ति, प से परम गति की प्राप्ति, और ता से तारक। तो भ्रूण पत्ता प्राणायाम, भ्रूण पत्ता प्राणायाम, भ्रूण पत्ता प्राणायाम, ये 2-3 बार बोलने से याद हो जाएगा, है ना। यही तो ट्रिक बताया था अभी मैंने, भ्रूण पत्ता प्राणायाम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें क्लियर ही है। और जो कुंभक का लाभ है, ये जो केवल कुंभक का लाभ है, उसका ट्रिक है, लोगों के मन में बूढ़ा नाद। बताइएगा क्या लाभ हुआ, लोगों को प्राप्त करता है, लोगों को, ठीक है, लोगों को प्राप्त करता है। मन जैसे गति होती है, बूढ़ापा नहीं होता है, ठीक है, और नाद सुना देता है। और ये नाद वाला क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए 2022 में, अभी करवाए थे हमने, है ना, याद है सबको।
इसलिए जो मैंने लिखा है वो उसको याद कर लेना सभी लोग, फिर से पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ तो आप लोगों के पास पहुंच गई होगी। चलो ठीक है। प्रत्याहार के 4 टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन मेनली जो है वो उत्तम प्रत्याहार, मतलब 4 टाइप तो है, लेकिन उत्तम प्रत्याहार से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें अटरा मर्मस्थान में वायु को स्थिर करना होता है। अटरा मर्मस्थान जो जगह जगह पर बताया गया है उसमें वायु को स्थिर करना है हमको, ठीक है। और उस स्थिर करके फिर उस वायु को खींचना पड़ेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रत्याहार। इसका जो लाभ है उत्तम प्रत्याहार का, ब्रह्म की प्राप्ति। वशिष्ठ संहिता के अनुसार उत्तम प्रत्याहार का लाभ क्या है, तो ब्रह्म की प्राप्ति। और चतुर्थ उपदेश में ध्यान बताया गया है 2 प्रकार का, इसी में योग वशिष्ठ में ही, ठीक है। सगुण के 5 प्रकार और निर्गुण का 1 ही प्रकार। समाधि, समाधि से क्या होगा, भवपाश को दूर करता है, जन्म मरण के चक्र से दूर करता है समाधि में। समाधि लाभ प्राप्त होता है, किससे होता है, जब निर्गुण ब्रह्म का चिंतन, वासुदेव का ध्यान है ना, चिंतन, ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान, पुरुषाकार का ध्यान और हरि का ध्यान, इससे क्या होगा, समाधि प्राप्त होती है, समाधि का लाभ प्राप्त होता है। भव सागर, भव पाश को दूर कर लेते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं हम, ठीक है। चलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को बताइए। 16 नंबर है, योग सूत्र के अनुसार सूची मिलान करना है। तत्परम पुरुषो ख्याते गुण वेतृष्णस्यम, बहुत बार हमने किया था। चलो, इसका मिलान क्या है, समाधिपाद। ओके। वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम, साधन पाद। यम नियम का जो अभ्यास करते हैं तो प्रतिपक्ष की भावना होनी चाहिए अभ्यास में, है ना, जो बाधा आते उसके प्रति। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, विभूतिपाद। विभूति पाद। दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, विभूतिपाद। सर फर्स्ट वाला ठीक है। हाँ, और कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्रितम इतरेशानम, कैवल्य पाद। तो केवल्य पाद। ये 7वें नंबर का सूत्र है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फिर से भी एक बार दिखा देता हूँ, जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तत्परम पुरुष ख्याति गुण वेतुन्नस्यम 16 नंबर में, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम 33 नंबर, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम 19 नंबर, और कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री मित्तरेशाम, ठीक है, 7 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है, प्राणायाम से किस पर नियंत्रण होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नंबर। रूबी जी का आंसर सही है, ठीक है। और कौन दिए आपने, राधिका मैम, चलो रूबी जी। हाँ, स्वायत्त तंत्रिका आ जाएगा मैम, ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखिए, क्योंकि प्राणायाम जब करते हैं ऑटोनोमस में कौन से 2 टाइप्स आते हैं जी, अनुकंपी और परानुकंपी आता है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक। केंद्रीय में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। चलो इसको देख लेते, एक्सप्लेन कर लेते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। और देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। पेरिफेरल में क्या होता है, मस्तिष्क के 12 जोड़ी नसें आती है, जो मस्तिष्क से निकली हुई 12 जोड़ी है वो नसें आती है। और स्पाइन से कितनी निकली हुई है, स्पाइनल कार्ड से, स्पाइनल कार्ड से, हाँ स्पाइनल कार्ड से 12 जोड़ी, सॉरी 31 जोड़ी निकली हुई है। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के कुछ नसें, ठीक है, थोड़े थोड़े कुछ कुछ नसें आते हैं इसमें, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। इसका जो कार्य है वो अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक, और परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। अनुकंपी में क्या होता है, दिल की धड़कन बढ़ती है ना, डर की स्थिति आती है, सांस फूलती है। और जो ध्यान की स्थिति होती है यानी नॉर्मल स्थिति जो आ जाती है उसके बाद, वो उसको बोलते हैं परानुकंपी। और परानुकंपी ये कौन सा अभ्यास करने से होता है, ध्यान के अभ्यास से। तो ध्यान क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान के अभ्यास से जो ऑप्शन दिया जाएगा ना, अनुकंपी परानुकंपी, ठीक है, तो परानुकंपी ये आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो परानुकंपी को लगाना है आप लोग को। ध्यान की स्थिति में सारे जो हमारे शरीर की स्थिति है वो नॉर्मल हो जाती है,
परानुक्रम। चलो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया है सभी का, अभिकथन और कारण। तब देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। फेवरेट क्वेश्चन है ना ये, तब देवत्व के प्राप्ति का एक मार्ग है। तब क्या है, देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। कारण, तब से क्या होगा, अशुद्धियों को दूर कर शरीर मन एवं इंद्रिय को पूर्णता प्रदान करता है ताकि चेतना देवत्व को प्राप्त कर सके। बताइए आंसर क्या हो सकता है। सब पॉजिटिव लग रहा है, सब सही सही लग रहा है। एकदम सही लग रहा है क्योंकि इसमें सामने देखिए तप के बारे में बोला गया है, और तप जो है देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। देवत्व को पाने का मार्ग, मतलब देव को या ईश्वर को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करने का एक मार्ग है तप। तो तप से क्या होता है, अशुद्धि भी दूर होती है हमारे, और शरीर मन और इंद्रियों को पूर्णता प्रदान होती है ना। बैलेंस बनता है इन तीनों का, इन तीनों का बैलेंस बनेगा हमारा, तो चेतना हमारी जागरूक रहेगी अच्छे से, ठीक है। तो चेतना क्या करेगी, देवत्व को प्राप्त करेगी। सिंपल सी बात है, ए नंबर इसका आंसर होगा। चलो, सबका सही व्याख्या भी कर रहा है ना। नीचे ऊपर भी तब बोला गया और नीचे भी तब बोला गया। किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कपच प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है, ठीक है। अभी ये गलत नहीं होना चाहिए। सर तिक्त और कसाय। पित्तज प्रकृति और कपच प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है। पित्त और कफ, अब इन दोनों के लिए तो वात प्रकृति का पड़ेगा। तो वात किससे बना है, आकाश और वायु से, है ना। आकाश और वायु से बना है। तो आकाश और वायु में कौन से आहार आते हैं, किसी पता है। जो रस बताए गए ना, शठरस, तो आकाश और वायु में क्या क्या आता है। दो ऑप्शन चुनना है आप लोगों को। एक तो कषाय रस आता है, बी और डी। आकाश मधुर होना चाहिए ना, पित्त के लिए तो मधुर। कसाय और तिक्त होना चाहिए, कसाय तिक्त। हाँ, कषाय और तिक्त, मधुर नहीं जी। देखिए, अब आकाश और वायु से तिक्त बना है, तो तिक्त सही आंसर है। पहले ऐसे ध्यान रखना है आप लोगों को, किससे क्या बना है। आकाश और वायु से तिक्त बना है। आप लोगों को पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तिक्त ये हुआ आकाश और वायु से। और कषाय किससे बना है बताया क्या, वायु और पृथ्वी से। हाँ, बोलो। और मधुर जो होता है वो होता है जी, मधुर क्या होता है, जल और पृथ्वी से बना होता है मधुर, जल और पृथ्वी से। तो जल और पृथ्वी में क्या है, कफ है, कफ प्रधान है। कफ वाले को कफ कैसे देंगे, हमको तो उल्टा देना है। पढ़ने में टाइम हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखना अभी, क्योंकि आगे सारे इससे मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए 2017 तक। दो कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट भी बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अलग अलग थोड़ा सा बताया गया है। तो दोनों कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये जो वात है वो आकाश और वायु से उत्पन्न हुआ है, मतलब आकाश और वायु के गुण आते हैं वात से। अग्नि और जल से पित्त उत्पन्न हुआ है, अग्नि और जल से। और जल और पृथ्वी से कफ उत्पन्न हुआ है, ठीक है। मधुर जो बना है ना, वो पृथ्वी और जल से बना है मधुर। अम्ल जो बना है पृथ्वी और अग्नि से बना है। और लवण जो बना है वो अग्नि और जल से बना है। इसमें देखिए ज्यादा प्रधान क्या लग रहा है आप लोगों को, अग्नि अम्ल में और लवण में। अम्ल यानी कैसा होता है, खट्टा होता है। लवण यानी क्या होता है, सेंधा नमक वाला होता है। मधुर यानी मीठा होता है। वायु और आकाश से तिक्त बना है। तो अभी हमने बोला था कि जल और पृथ्वी के लिए जो पित्त और कफ है उनके लिए आकाश और वायु देना चाहिए, तिक्त होता है। और वायु और पृथ्वी कषाय होता है। वायु और अग्नि से कटु बनता है, वायु और अग्नि से कटु बनता है। और वायु और आकाश से तिक्त बनता है। अभी तो ये कर दिया था हमने तिक्त, ठीक है। ये तो हो जाएगा, ये तो ठीक है। वायु और आकाश से डबल हो गया है, ठीक है। चलो देखिए, अभी देखिए ये वात है ना, तो वात के हित कारक, ठीक है। हित कारक में क्या आएगा, पहले अहितकार देख लेंगे ना। अहितकार मतलब उसके गुण, अहितकार यानी उसी के गुण। वात के गुण क्या क्या है, लघु है, कड़वा है, रुक्ष है, तीक्ष्ण है। अभी हमने पढ़ा था ना। कड़वा किसमें पाया जाता है जी, कड़वा, लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण। तो वात किसमें, आकाश और वायु। तो आकाश और वायु कहाँ से बना है, तो तिक्त से बना है।
देखो ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। आकाश और वायु तिक्त से बना है, तो तिक्त में क्या पाया जाएगा? तिक्त यानी होता है कड़वा होता है, ध्यान रखना, तिक्त यानी होता है कड़वा, तिक्त रस यानी कड़वा होता है, तो कड़वा पाया जाएगा, लघु पाया जाएगा, रुक्ष पाया जाएगा, है ना, रुक्ष सूखा, क्योंकि आकाश और वायु से बना है। तीक्ष्ण पाया जाएगा। लाद में क्या होगा? गुरु यानी भारी देना पड़ेगा बात को, अभी हमने पढ़ा था, भारी देना पड़ेगा बात के लिए, तभी तो लाभ होगा। यानी कब प्रकृति वाला गुरु देंगे, कब प्रकृति वाला मधुर देंगे, उष्ण देंगे, स्निग्ध, मंद और शीत देंगे, ठंडा देंगे। तो शीत डबल है, दोनों में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। अब पित्त प्रकृति देखेंगे। पित्त ध्यान से समझिए, पित्त में क्या होता है? जल और अग्नि होता है, जल और अग्नि होता है। तो अहितकारी, अहितकारी मतलब उनका ही गुण समझ लो, गुरु और स्निग्धा, स्निग्ध भी होता है, स्निग्ध भी होता है। अब पित्त के लिए क्या देना पड़ेगा हमको? कसेला देना पड़ेगा। कसेला किस में आ जाता है? इसमें आता है ना, कषाय में आता है कसेला। कषाय किससे बना होता है? कषाय रस किससे बना है? वायु और पृथ्वी से बना है, तो वायु और पृथ्वी वाले देंगे, और वायु और आकाश वाले देंगे, मतलब जिसमें अग्नि नहीं है, जिसमें अग्नि नहीं है वो चीज देंगे। और वायु और आकाश से क्या बना है? तिक्त बना है, तो ये देंगे हम, तिक्त देंगे और कषाय देंगे। अब तिक्त और कषाय में कौन कौन से आता है? कसेला आता है, कड़वा आता है, लघु आता है और रुक्ष आता है। तिक्त और कषाय कैसे रहता है? ये चार आते हैं, इस प्रकार ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए, और अब क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखो कप से, कप किससे बना है? जल और पृथ्वी से बना है ना। अब जल और पृथ्वी जिसमें नहीं है वो चीज देंगे। अब जल और पृथ्वी जिसमें नहीं है, जैसे वायु और अग्नि में जल और पृथ्वी है ही नहीं, यानी वायु और अग्नि किससे वायु और अग्नि से क्या बना है? कटु बना है, तो कटु, वायु और अग्नि से क्या बना है? कटु बना है। अब और वायु और आकाश से क्या बना है? तिक्त बना है। ओह, वायु और आकाश से बना है, तिक्त बना है। तो कटु और तिक्त जिसमें जिसमें पाया जाता है वो चीज हम खिलाएंगे। अब कटु और तिक्त किसमें पाया जाता है? ओ, ये लाल वाला बराबर नहीं है, चलो हाँ। लघु में, तीक्ष्ण में, रुक्ष में और उष्ण में कटु और तिक्त पाया जाएगा, है ना, ठीक है। और अहितकारी, अहितकारी यानी जल और पृथ्वी है। जल और पृथ्वी किसमें है? गुरु में है, मंद में है, स्निग्ध में है, शीत में है। बताइए, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? बताइए, जिसमें जो प्रॉब्लम आई है बताइए वो, क्या दिख नहीं रहा है अच्छे से? देखिए इसमें आप लोगों को गुण भी है, आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे देखिए इसमें रस लिखा है मैंने बहुत अच्छे प्यार से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस है आयुर्वेद के अनुसार। मधुर यानी होता है मीठा होता है, अम्ल यानी खट्टा होता है, लवण यानी नमकीन यानी सेंधा नमक वाला, और कटु यानी तीखा होता है, और तिक्त यानी कड़वा होता है, और कषाय यानी कसेला होता है, ठीक है। अब इसमें गुण भी है, जैसे मधुर में पृथ्वी और जल से बना है भूत, और घी और गुड़ में पाया जाता है। मधुर प्राप्त कैसे होगा? मधुर रस, हमें घी और गुड़ खाएंगे तो मधुर रस प्राप्त होगा। और अम्ल रस कैसे प्राप्त होगा? खट्टी चीज खाना पड़ेगा हमको, जैसे इमली खाएंगे, नींबू खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? अम्ल मिलेगा, अम्ल रस मिलेगा, ठीक है। और लवण, लवण में क्या है? सेंधा नमक, सेंधा नमक खाएंगे तो लवण मिलेगा। कटु, कटु में क्या होगा? हींग और मिर्च, मिर्च खाएंगे तो तीखा तीखा होगा, हाँ, मतलब कटु होगा, ठीक है। संस्कृत में हमने आप लोगों को बताया कि कटु को तीखा बोला जाए, मतलब तिक्कट लगता है, ठीक है, मिर्च होता है कटु में, और तिक्त में कड़वा होता है, ये ध्यान रखना। तो अब कड़वा, तिक्त में पटोल, नीम, करेला, है ना, इस तरीके से चीजें खाएंगे तब हमको तिक्त रस मिलेगा। और हरड़ और बेहड़ा खाएंगे तो हमें कषाय रस मिलेगा। और ये भूत है, ये जो तत्व बताया गया ना, पृथ्वी और वायु तत्व, ये इसमें होते हैं हरड़ बेहड़ा में। क्लियर हुआ? ये दूसरा कंसेप्ट ध्यान रख लेना, ये क्लियर हुआ? हाँ चलिए, और एक कंसेप्ट आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। और ये पंचमहाभूत और ये प्रकोप और ये शमन, ये फार्मूला एक तरह से समझ लीजिएगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो वात पित्त कफ, ठीक है। तो वात कैसे प्रकोप होगा, जब कटु तिक्त कषाय रहेगा, ठीक है। और कफ में मधुर अम्ल लवण रहेगा तो कफ प्रकोपित होगा, ठीक है। अब इसका शमन कैसे करेंगे, तो ये जो वात की चीज है वो कफ में देंगे तो शमन हो जाएगा, और कफ की जो चीजें हैं वो वात में देंगे तो इसमें शमन हो जाएगा। मधुर अम्ल लवण देंगे वात वाले को, वात प्रकृति वाले को, तो उसको लाभ हो जाएगा। और अग्नि के लिए क्या देना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा अलग है अग्नि के लिए। तो अग्नि के लिए देना पड़ेगा कषाय देना पड़ेगा जिसमें पृथ्वी और वायु है, मधुर देना पड़ेगा जिसमें जल और पृथ्वी है, तिक्त देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आकाश और वायु है। समझ में आया? अब तो इसके, ठीक है, इसको नहीं, ये जो बनाया है मैंने, मतलब ज्यादा ही अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग को याद ही कर लेना, ये टेबल को पूरे अच्छे से, और कंसेप्टली क्वेश्चन है ये, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम भी लगा एक्सप्लेन करने में। चलो 5-10 मिनट कर लेंगे, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, सिंपल है। चलो हो गया, ये वाला जो है था हमारा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहला आंसर कषाय और तिक्त था। कषाय और तिक्त किसके लिए था, पित्तज और कफज प्रकृति के लिए, बी और डी, तो तीसरा नंबर का हमारा आंसर था। नेक्स्ट है शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास के दौरान आसन किया जाता है। कौन सा आसन किया जाता है शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान? सिद्धासन। सिद्धासन। सिद्धासन ये किस ग्रंथ में बताया गया है? हठ प्रदीपिका। दीपिका में। गलत हो गया सबका, ठीक है, वैसे सही भी है लेकिन फिर भी गलत बोल सकते हैं हम, ठीक है, हिरण संहिता में। और इसके लिए बोला गया है शक्ति चालन के लिए मुक्तासन, या एक मिनट, मुक्तासन है, वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन, ओहो, मुक्तासन तो नादानुसंधान की प्रक्रिया में बताया गया है ना, वज्रासन। तो वज्रासन को ही सिद्धासन भी बोला गया, वज्रगुप्त मुक्त, ये तीनों नाम दिए गए हैं। तो वैसे दिक्कत नहीं है, सिद्धासन भी आएगा तो भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मेनली घेरन संहिता में ही सिद्धासन यूज किया गया है, और हठ प्रतिभा के भी अनुसार आएगा, और वज्रासन नहीं रहेगा तो सिद्धासन रहेगा, तो सिद्धासन को ही मार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो घेरन संहिता में शक्ति चालन के बारे में ही पढ़ लेंगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे देखिए, कपड़े को क्या करना पड़ता है, नाभि में रखना पड़ता है और कटी सूत्र से बांध दिया जाता है, ठीक है। और कपड़ा कितना होना चाहिए, विध भर लंबा, 1 वितस्ती 9 इंच है ना, 4 अंगुल चौड़ा, 9 इंच 1 वितस्ती, यानी 9 इंच 12 अंगुल 1 वितस्ती, कुछ भी बोल सकते हो, और 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है। और शरीर में भस्म लगाना होता है, भस्म लगाकर सिद्धासन में बैठना होता है। क्वेश्चन आ सकता है क्या लगाकर सिद्धासन में बैठना है, तो भस्म लगाकर बैठना है। और क्या करना होता है, प्राण और अपान का मिलन करना होता है। ये शक्ति चालन नहीं, यानी क्या होता है, कुंडलिनी जागरण। शक्ति का नाम क्या है, कुंडलिनी है। सुषुम्ना चलती नहीं तब तक हमें अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अभी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास क्यों करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी जागरण करने के लिए उसको बार बार संकुचन करना पड़ता है ना, क्योंकि अपान वायु जो है वो नीचे ना जाए, बाहर ना निकले, वो ऊपर आ जाए, और पान वायु पे ऊपर ना जाए, नीचे आ जाए, तो दोनों को मिलन हो जाए समान वायु में, और शक्ति चलनी जगह है ना। इसीलिए ये अश्विनी मुद्रा का बताया गया है, तो अश्विनी मुद्रा बताई गई है शक्ति चलन में, ठीक है। और शक्ति चालन के बिना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, योनि मुद्रा सिद्ध नहीं होती, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। इसका जो लाभ है वो विग्रह सिद्धि सहित सर्व सिद्धियां प्राप्त होती है, ठीक है। विग्रह से सभी रोग नाश, हठ प्रदीपिका, ठीक है, ये क्लियर हो गया, सभी रोग नाश। हठ प्रदीपिका में शक्ति चालन के लिए वज्रासन में बैठना और भस्त्रिका प्राणायाम करना। कौन सा प्राणायाम करना, भस्त्रिका। इससे क्या होगा, कुंडलिनी जागरण होगी। और 3 मिनट, मतलब 10 मिनट में खत्म करेंगे। महाभारत के अनुसार पर्व कितने पर्व है, 18। 18 पर्व। पर्व का और एक
क्वेश्चन है, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। 18 पर्व है। आदि पर्व, ये सबसे पहला पर्व भी बोला जाता है आदि पर्व को। सभा पर्व, अरण्य, विराट, उद्योग। भीष्म पर्व में गीता है, सबको पता है। द्रोण, कर्ण, शल्य, सोप्तिक, स्त्री। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है और हमारे सिलेबस में नहीं, हाँ हमारे सिलेबस में भी है शांति पर्व, ठीक है, ध्यान रखना। अनुशासन, अश्वमेधिका, आश्रम वासिका, मोसुल, महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहण, ठीक है। इस प्रकार से नाम दिए हैं और आप लोग कुछ ट्रिक वाक बनाकर इसको याद रख सकते हो। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आदि देवी उद्गीत की उपासना। पिछली बार क्वेश्चन किया था वो हम आध्यात्मिक किया था, ठीक है। अब आदि भौतिक है, सॉरी आदि देवी के सर आदित्य की। आदित्य के, ठीक है। और हमने एक्सप्लेन भी किया था इसको पहले। आध्यात्मिक से क्वेश्चन आया था जो बृहस्पति बग और क्या था, 2 और नाम थे, ठीक है। किसी को याद है तो बताइए। और ये जो आदि देवी, अंगिरस था शायद। और हाँ अंगिरस, बृहस्पति, बग और एक आता है, एक नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना भी काफी है। आदित्य है ये आदि देवी, ठीक है। और आध्यात्मिक अभी हमने बताया, अभी बताई थी दीदी ने। अंगिरस, बृहस्पति, बग और आयस्य है ना, यस सर। चलो 4 हो, ठीक है। हमने एक्सप्लेन किया था इसको, इसलिए अभी नहीं किया एक्सप्लेन, ठीक है। अभी हमने मुंह से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित करना है तो पहले क्या आएगा? मंत्र योग, लय योग, मंत्र लय योग, हठ योग और राजयोग। किस ग्रंथ में दिया गया है श्रेष्ठता के आधार पर? योगाज योग तत्व उपनिषद। नहीं, श्रेष्ठता के आधार किस, वैसे तो हाँ ग्रंथ में वो वाले भी ग्रंथ में दिया है उपनिषद में, शिव संहिता में दिया है। मेनली शिव संहिता में देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें मूर्धु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्र, तम उसकी भी चर्चा की गई है, ठीक है। और 16, 12 क्या बोलते हैं, 12, 9, 6 और 3 इस तरीके से ईयर भी बांटा गया है, इसीलिए ये शिव संहिता मेनली आता है, ठीक है। मोटा मोटी देखेंगे तो फिर नेक्स्ट है घेरण संहिता के अनुसार। इसमें सर श्रेष्ठ, ये क्वेश्चन में सर ये है कि श्रेष्ठता के आधार पर जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसको पहले फिर वैसे रखा जाएगा सर? नहीं, श्रेष्ठता के आधार पर राजयोग श्रेष्ठ है तो पहले ही आएगा। नहीं सर, सुनिए सर, श्रेष्ठता के आधार के मतलब इसमें कोई अवरोही और आरोही ने दिया है या असेंडिंग या डिसेंडिंग दिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ श्रेष्ठता के आधार पर बोला गया है। तो श्रेष्ठता के आधार पर हम क्या जाते हैं कि श्रेष्ठता से हम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाते हम, ठीक है। हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ता है, मतलब श्रेष्ठ हो रहे हैं। श्रेष्ठ बनना है तो हमें पहली से 10वीं तक पढ़ना पड़ेगा ना, जब हम बाद में हम 10वीं का पेपर देंगे, मतलब बड़ा पेपर देंगे। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हो? हाँ ठीक है क्लियर हुआ? अभी पहले पहली का पेपर देंगे फिर 10वीं का देंगे, एकदम को 10वीं का तो नहीं दे सकते, ठीक है। योनि मुद्रा से सॉरी ये तो हो गया। क्या है आंसर, क्या है हमारा देख लेते ना। BCDA, हाँ BCDA, ठीक है। ऑप्शन में भी है और ऑप्शन से भी वेरी करता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब आप सर बोल रहे हैं, ठीक है, आपकी बात भी हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजयोग, ठीक है। तो 4 यानी AD हाँ ADCB, ठीक है। ADCB इसमें भी है वैसे, लेकिन NTA ने यही आंसर दिया और श्रेष्ठता बोला गया तो यही मेनली आ जाएगा, ठीक है। वैसे दिया तो है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये नहीं आया, ठीक है। अभी NTA बोल रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, NTA बोल रहा है, ये सही है, ठीक है। आगे से क्वेश्चन आएगा तो श्रेष्ठता इसी तरह से लगाना है हमको। चलो टाइम भी हो गया, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही करे तो भी काफी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कल कर लेंगे सर। कर लेंगे, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जी दीदी, कोई दिक्कत नहीं, चलो कल कर लेंगे।